आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप, मेरे सहयोगी रोहित सरदाना और चित्रा त्रिपाठी हमारे साथ है। कुछ ही देर में श्वेता भी हमारे साथ पटना से जुड़ेंगी। हमारे साथ आशुतोष जी और प्रभु चावला जी मौजूद है। यहाँ पर सबसे सटीक एग्जिट पोल आप आज तक पर देखने वाले हैं और इसीलिए इतना बड़ा एक्सपर्ट पैनल यहाँ पर मौजूद है। लेकिन बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत करें। आपको बता दें, बिहार में आखिरी दौर का मतदान लगभग खत्म हो गया है। 6 बजे तक वोटिंग होनी थी। 15 जिलों की 78 सीटों पर वोट डाले गए हैं। 5 बजे तक लगभग 54% वोटिंग हुई थी, 55% के आसपास। दरअसल 5 बजे तक करीब 54% मतदान हुआ है। आज का जो दौर है वोटिंग का, बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है और निर्णायक भी हो सकता है, ये भी कहा जा रहा है। एग्जिट पोल का करिए इंतजार, क्योंकि कुछ ही देर में हम आपको सबसे पहले रीजन वाइज यानी एक एक इलाके की कितनी सीटें, कितना वोट प्रतिशत, किस पार्टी को, किसकी बनेगी सरकार, किसका होगा राज तिलक, कुछ देर का है इंतजार। लेकिन हम आपको इसी के साथ एमपी, यूपी, गुजरात यानी 4 राज्यों के तमाम लोग यहां पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जुड़ा हुआ है पूरा देश, क्योंकि नीतीश कुमार की किस्मत और इसी के साथ तेजस्वी का क्या होगा, कम से कम क्या कह रहे हैं एग्जिट पोल के अनुमान जो अभी तक सबसे सटीक साबित हुए हैं, वो एग्जिट पोल हम आपके पास रखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आइए अब शामिल करते हैं हमारे साथ हमारी सहयोगी श्वेता भी अब पटना से जुड़ रही हैं और वो सीधा हॉट एयर बलून के जरिए एक बार फिर हमारे इस कैंपस में आ गई हैं, जहां से आप ये लाइव टेलीकास्ट इस वक्त आज तक पर देख रहे हैं। श्वेता, वो घड़ी करीब आ रही है जब देश की नजर होगी आज तक पर, और आज तक की खास नजर है उन आंकड़ों पर जो हम सामने रखने वाले हैं। जी, और एक एक आंकड़ा सामने रहेगा, इसीलिए वोटिंग जब खत्म हो रही है उसके बाद ही हम ये सारे आंकड़े अपने दर्शकों को दिखाएंगे। अंजना, क्षेत्रवार ये सारी चीजें जो हम दिखाएंगे वो इसीलिए भी जरूरी हो जा रही है क्योंकि बिहार में ऐसा नहीं है कि किसी बारी को ऐसा लगे कि यहाँ तो सिर्फ भोजपुरी। देखिए, क्षेत्र के हिसाब से भाषा बदल जाती है, मिजाज बदल जाता है, तो मुद्दे तो बदलेंगे ही। और जब मुद्दे बदलते हैं तो फिर समझ में भी आएगा कि कौन सा क्षेत्र आज किसे चुन रहा है, किसके पक्ष में कौन वोट डाल रहा है, आज क्या निकलकर सामने आ रहा है। बहुत बड़ी चुनौती है। बिहार जैसे राजनीतिक तौर पर एक तरह से जागरूक लोग हैं, क्या वो जागरूक मतदाता भी हुए, वो आज स्पष्ट हो जाएगा चंद मिनटों में। बहुत इससे दिलचस्प चुनाव कहीं पर होते नहीं हैं और इससे उलझे हुए नतीजे कहीं पर आते नहीं है, जिसमें जब तक ये हमारा सबसे सटीक एग्जिट पोल सामने ना आ जाए तब तक किसी के लिए भी ये विश्लेषण ही मुश्किल हो जाता है कि होने क्या वाला है। चलिए देखिए, जितने उलझे हुए नतीजे हैं उतना सुलझा हुआ विश्लेषण हम आज उनके लिए करने वाले हैं अनुमान के साथ। और जैसे चुनाव में लग रहा है ना कि झूल रहा है सब कुछ, तो आपका हॉट एयर बलून भी झूल रहा है। देखिए, फिलहाल के लिए बाय बाय, अभी चली गई है। देखिए वापस वो पटना वापस लौट के आएंगी, फिर कुछ नई चीज बता के जाएंगी। और पटना में जीत के दावे लेकिन हर पार्टी कर रही है। नीतीश कुमार ने आज तक के साथ इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि हम जीत रहे हैं और कंफर्टेबली हम सरकार बना रहे हैं। तेजस्वी यादव ने आज तक से बात की, उन्होंने कहा नीतीश कुमार थक चुके हैं, अब उनको आराम करना चाहिए, सरकार तो हम ही बना रहे। जरा इस पूरे चुनाव प्रचार के सफर के दौरान किस तरीके से दावे हुए हैं उसकी झलक भी देख लीजिए। तो 2 चरण जो है, लगभग एक पक्ष मतदान हुआ है। लगभग हम लोगों को 2/3 की ओर जो है बिहार अब तीसरे फेज में बढ़ रहा है। तीसरे फेज में 2/3 की ओर बढ़ रहा है। तो जो बदलाव की जो गंगा का जो बयार था, अब गंडक और कोसी का भी वही हाल है। तीसरा चरण इस बात के ऊपर एक फाइनल मोहर लगा देगा कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब कभी दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और जो अगली सरकार बनेगी वो एक विकास की सोच रखने वाली, जो 15 साल से जो बिहार में से पलायन बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है, जिस तरीके से शिक्षा स्वास्थ्य बदहाल हुए हैं, किसानों की जिस तरीके से समस्या और बाढ़, खास तौर पर मुझे लगता है कि इस बार जो सीमांचल के इलाके जहाँ पर ये मतदान हो रहा है, लोग इस बाढ़ को भी याद रखेंगे। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के 15 साल के कार्यकाल में बाढ़ से लोग प्रभावित हुए हैं, जिस तरह से पहले चरण में, दूसरे चरण में और अब तीसरे चरण में मतदान हो रहा है, उससे साफ क्लियर है कि एनडीए सिर्फ मेजोरिटी में नहीं बल्कि प्रचंड बहुमत में आएगी और हमारी ही सरकार रहेगी। नीतीश जी 5 साल की अगुवाई में बिहार सरकार रहेगा। बिहार का एजेंडा बदला हुआ है। कोशिश जरूर हुई थी कि धार्मिक और ध्रुवीकरण और इस तरह से
भावनात्मक नारे दिए गए, लेकिन बिहार के लोग जो बिहार की वस्तु स्थिति है उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और हमको लगता है कि इस बार सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का होगा जी, और इसको लेकर खास तौर पर युवा पीढ़ी के अंदर जी एक बहुत उत्साह है। तो जीत के दावे ये तमाम पार्टियां अलग अलग अंदाज में करती हुई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, और कुछ ही देर में आपको बता दें, वो आंकड़े भी आपके सामने हम रखेंगे जिसका बेसब्री से पूरा देश इंतजार कर रहा है, क्योंकि आज तक का, अब तक का जो भी आंकड़ा रहा है, हमारा इतिहास बताता है कि बिल्कुल सटीक, सबसे तेज, और इसी वजह से यकीनन आज तक पर हमारे तमाम दर्शक नजरें गड़ाकर इस वक्त बैठे भी हुए हैं कि 243 में से बिहार में अब की बार किसकी सरकार बनेगी। और कुछ ही पलों में एक एक करके सबसे पहले क्षेत्रवार हम आपको आंकड़े दिखाएंगे, उसके बाद बताएंगे कि कौन है सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, और उसके बाद वो फाइनल आंकड़ा जिसका आप कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार। किसके दावे में कितना दम है ये तो देखना दिलचस्प रहेगा, लेकिन फिलहाल आपको बताते चले शाम के 6 बज चुके हैं, काफी देर गुजर चुका है, और इस तरह से जो मतदान चल रहा था बिहार की 78 सीटों पर 15 जिलों की, वो खत्म हो गया। और इसी के साथ अंजना, चुनाव जो है वो संपन्न हो गया, और चुनाव आयोग की भी तारीफ यहां पर करनी होगी, क्योंकि बहुत बेहतर इंतजाम और कोरोना के इस काल में, और जो अमेरिका को देख रहा है वो तो जबरदस्त तरीके से आंखें नम न हो जाए लोगों की देखकर कि किस तरह से हिंदुस्तान में चुनाव आयोग कराता है। अमेरिका की परिस्थितियां और अभी तक काउंटिंग को लेकर और किस तरह से मेल इन बैलेट्स को लेकर वहां पर जबरदस्त बवाल है। हर किसी को अब चुनाव आयोग बहुत ही अच्छा लग रहा है, और कम से कम जिस तरह से कोरोना के इस काल में कई बूथ की हमने तस्वीरें आपको दिखाई, जितना ज्यादा माना जा सकता है वो तमाम मापदंड माने गए हैं। लेकिन एमपी यूपी, आप बता लीजिए, एमपी यूपी गुजरात 4 राज्यों का आप कह रही थी कि जनता की नजर होगी। जनता ही नहीं, राजनीतिक पार्टियां ही नहीं, नेता ही नहीं, मुख्यमंत्रियों की भी नजर आज तक पर है, क्योंकि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है सबसे सटीक एग्जिट पोल का। बिल्कुल, और देखिए केवल आंकड़े नहीं, आंकड़ों के अलावा बहुत कुछ है देखने को। आपने देखा श्वेता किस तरीके से हॉट एयर बलून में पटना से यहां अवतरित हुई थी। अब देखिए सईद अंसारी किस रास्ते आ रहे हैं हमारे बीच। सईद, स्वागत है आपका, आइए इधर। बहुत धन्यवाद रोहित, अंजना, चित्रा। देखिए हम न्यूज रूम में अंदर मौजूद है, हमारी बिल्डिंग है मीडिया इंडिया टुडे मीडिया प्लेक्स है, और यहां से हम एस्केलेटर के जरिए आपके बीच आ जाएंगे। विधानसभा की तस्वीर पूरी यहां पर प्रकट हो जाएगी। देखिए किस तरह से हम नीचे आते हैं, आंकड़े हम आपको बताएंगे बस सबसे कुछ ही देर में। इंतजार आपको करना होगा। ये जो हमारे ऊपर 000 नजर आ रहे हैं, ये बढ़ने शुरू हो जाएंगे। क्या नीतीश कुमार का वो इमोशनल कार्ड चलेगा? ये एस्केलेटर है, देखिए इस तरह से हम नीचे भी उतर आएंगे, और ऑफिस से बाहर निकलकर हम अपने सहयोगी साथियों के बीच जाकर विधानसभा की अनुमानित तस्वीर जो है वो तस्वीर पूरी की पूरी बता देंगे कि 243 सीटों वाली विधानसभा में 122 का जो बहुमत का आंकड़ा है वो किसे मिलेगा, कैसे मिलेगा? क्या तेजस्वी का 10 लाख नौकरियों वाला दाव चल जाएगा? हम नीचे आ रहे हैं, यहां पर मैं आगे आ गया हूं, रुक जाता हूं। एस्केलेटर है, थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि काफी ऊंचाई पे ये हमारा इंडिया टुडे मीडिया प्लेक्स, हमारा ऑफिस है मेरे पीछे आप देख रहे हैं। और अब हम अंजना, चित्रा और रोहित के पास पहुंचने वाले हैं। ये देखिए मैं उतर जाऊं, थोड़ा सा उतर जाऊं, बाहर आ जाऊं बस। हाँ बिल्कुल, आप आ गए, दिख रहे हैं हम लोगों को, हम लोग को दिख रहे हैं, आप आ चुके हैं। तो नहीं, लेकिन सईद जी की हमेशा आदत भी रही है कि मतलब वो सीढ़ियों पर चढ़ते ही रहते हैं, भले ही यहाँ पर एस्केलेटर उनके साथ हो, लेकिन हाँ, और सईद की एंट्री हमेशा खास होती है, और इसीलिए बॉन्ड की तरह आज वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और आप देख रहे हैं जहां से सईद खड़े हैं वहां से आपको पता चलेगा किसके राजनीतिक सफर में उछाल या फिर गिरावट, किसे सीढ़ियों से नीचे आना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए इस तरह से आंकड़े हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर आंकड़े आ जाएंगे, हर सीट का रिजल्ट आ जाएगा, बिहार विधानसभा की तस्वीर साफ हो जाएगी। जो प्रोजेक्शंस हैं, जो एग्जिट पोल के हमारे अनुमानित परिणाम है वो यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद आशुतोष जी हैं, प्रभु चावला जी हैं, वो विश्लेषण करेंगे। लेकिन देखना यह होगा, दिलचस्प इसलिए भी है कि क्या तेजस्वी का दांव चलेगा 10 लाख नौकरियों का, या नीतीश कुमार का इमोशनल कार्ड चलेगा? इसके अलावा जो मुद्दे हैं उनका कितना असर होता है? 122 का वो आंकड़ा कौन पार करेगा? क्योंकि बिहार में स्थिति देखिए बड़ी अजीब सी है विधानसभा की। लालू प्रसाद, आरजेडी और नीतीश कुमार मिलकर चुनाव लड़ते हैं, सरकार बनाते हैं, नीतीश मुख्यमंत्री बनते हैं, तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन वहीं पर फिर से उलटफेर होता है। नीतीश अलग हो जाते हैं, बीजेपी के साथ चले जाते हैं, सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं,
एक नई सरकार वहां पर बीजेपी और एलजेपी की शुरू हो जाती है। तो ये बड़ा दिलचस्प है, क्या एक बार फिर से बदलाव होगा? क्या एक बार फिर से अब बीजेपी सबसे बड़ा दल बनकर उभर पाएगी या फिर से आरजेडी? क्योंकि तेजस्वी की सभाओं में जो भीड़ आ रही है, और ये यहाँ सारे आंकड़े आपके सामने जो आंकड़े हैं वो आंकड़े यहाँ पर अब से कुछ ही देर में बिहार पर तो हमारी नजर है ही, लेकिन एक और सवाल, चूंकि मध्य प्रदेश की राजनीति पर आपकी बहुत पैनी नजर रहती है और वहीं से आप आते भी हैं। ये जो 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, इनमें से भारतीय जनता पार्टी के लिए 9 सीटों पर अपनी सरकार बचाने के लिए 9 सीटें जीतना बहुत जरूरी है, जबकि कांग्रेस पार्टी की नजर पूरी की पूरी 28 सीटों पर है। तो मैं चाहूंगी, ये बिहार की तो चर्चा जारी है क्योंकि सभी की निगाहें इस पर है, लेकिन जल्दी से आप मध्य प्रदेश का भी जिक्र कर दें, क्योंकि वहां पर लगातार तमाम नेताओं के और वहां के तमाम रिपोर्टर्स के आप संपर्क में बने रहे। बहुत बहुत मेहनत की है कांग्रेस ने इस बार चित्रा, लेकिन जो दांव पर साथ लगी है वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया की। सिंधिया कांग्रेस छोड़कर कमलनाथ की सरकार को गिराकर बीजेपी में आ गए हैं और ज्यादातर सिंधिया के साथी इन 28 सीटों पर बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। ये बड़ी दिलचस्प राजनीति है हिंदुस्तान की। बिहार में जिस तरह से हमने कहा, जो जिसके साथ जीत कर आए उसे, चलिए सईद जी वापस आते हैं आपके पास। वो पार्टी जो तीसरे नंबर की पार्टी थी उसके साथ मिलकर उसी तरीके से जैसे बिहार में गणित देखिए सरकार बनी किसी और की और फिर बाद में बनाई और चलाई किसी और ने, और अब जनता को तय करना है कि भाई उन्होंने सही किया था या गलत किया था और उस पर आज वोट डालना है। वैसे अपने दर्शकों को बता दें कि अब से केवल 23 मिनट के बाद, क्योंकि 6:30 बजे तक चुनाव आयोग ने मना किया है, आंकड़े हमारे पास आ चुके हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, 3 राज्यों का अनुमान हम आपके सामने रख देंगे कि इंडिया टुडे एक्सिस माय इंडिया का एग्जिट पोल क्या कह रहा है। मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, इन तीनों में क्या अनुमान रहता है, क्या आंकड़े रहते हैं सीटों के, किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी, 6:31 पर हम आपके सामने रख देंगे। हमारे साथ रागिनी नायक आ गई हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। हमारे साथ गौरव भाटिया आ गए हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी आ गए हैं, वो आरजेडी के प्रवक्ता हैं। आप तीनों के पास भी आएंगे। मुझे यकीन है आपको भी देख के मजा आ रहा होगा कि श्वेता देखिए हॉट एयर बलून से आई है, सईद अंसारी उतर के आए एस्केलेटर से, और ये देखिए ये आंकड़ा आ गया अंजना 6 बजे तक का भी बिहार 6 बजे तक का 54.63% ही है वोट प्रतिशत, लेकिन ठीक ठाक ये माना जाएगा, खास तौर पर जिस तरह से अभी कोरोना के इस काल में वोटिंग हो रही है। कुल मिलाकर तस्वीर अब बिहार की ये है कि तीनों चरण के मतदान खत्म, किस्मत पेटी में बंद। अब है 10 तारीख का इंतजार, लेकिन उससे पहले आज एग्जिट पोल पर है सबकी नजर। और इसीलिए गौरव भाटिया जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, बिहार में जाकर भी आपको इस बार मोदी के नाम पर ही पूरी ताकत झोंकनी पड़ी। नीतीश कुमार को दूर रखना पड़ा अपने कैंपेन से, क्योंकि आपको डर था कि जो गुस्सा उनके खिलाफ है वो एनडीए को भारी ना पड़ जाए। आज जबकि वोटिंग खत्म हो गई है, एक बार फिर उसी तरह के दावे, या फिर आपको लगता है मानेंगे कि जबरदस्त टक्कर रही है? अब ज्यादा देर नहीं, एग्जिट पोल आएगा और आप भी हमेशा कांटा मानते हैं हमारे एग्जिट पोल का। सभी को नमस्कार, दर्शकों को, आपको भी, और रोहित जी को, चित्रा जी को। और मैं कहूंगा, आप बिल्कुल सही कह रही थी अंजना जी कि लोकतंत्र की जीत तो हो चुकी है। किस तरह से कोविड की महामारी में जिस तरह से जनता निकली है, उन्होंने अपना मतदान किया है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी जिस तरह से चुनाव कराए हैं, मैं समझता हूं ये दिखाता है हमारा लोकतंत्र कितना परिपक्व है। और जैसे बिहार की विधानसभा में जाने के लिए होड़ मची है और हमें यकीन है कि 2/3 बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। सूत्र बता रहे हैं कि आपके स्टूडियो की जो विधानसभा है उसमें आने के लिए भी होड़ लगी हुई है, और बहुत ही अच्छा सेट आपने बनाया है। आपका कवरेज हमेशा बहुत अच्छा होता है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, आपने कहा कि मोदी जी को वहां पे उतारना पड़ा। मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, और हमें तो गर्व होता है कि हर चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का हो या विधानसभा का, कहा जाता है मोदी फैक्टर है। कभी अंजना जी हमने नहीं सुना है कि कहा जाए सोनिया गांधी फैक्टर, राहुल गांधी फैक्टर या कोई और फैक्टर। इस बार अरे लेकिन प्रभु, आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा ना। वहां पर सारे आपके जो पोस्टर्स है बिहार में, वहां पर यही लिखा था कि आत्मनिर्भर बिहार को बनाना है। बीजेपी कब आत्मनिर्भर बनेगी? आप नीतीश कुमार के ही चेहरे के साथ हर चुनाव लड़ेंगे, या फिर कोई अगली पीढ़ी का नेता आप बना रहे हैं जिसपे आप आत्मनिर्भर हो जाएं बिहार में? अंजना,
अंजना जी, सुशील मोदी जी वहां पे उप मुख्यमंत्री हैं और हमारे यहाँ ये नहीं है जो है रवायत की उप मुख्यमंत्री के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा लगा दें। उप मुख्यमंत्री बहुत बड़ा संवैधानिक पद होता है और मैं समझता हूं आगे आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता जुड़ी हुई है। लेकिन हाँ, जब पोल होता है और उसके बाद जब नतीजे आते हैं, ये 2-3 दिन का जो बीच में फासला होता है, ये कांग्रेस हो या आरजेडी या इसी तरह की जो क्षेत्रीय दल है, इनके लिए सबसे सुखद समय होता है, क्योंकि इसमें ये सरकार एक बात बताऊं, मृत्युंजय जी के लिए ये ज्यादा सुखद था कि सुशील मोदी के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बैठ के इस तरीके से तारीफों के पुल बांध रहे हैं, क्योंकि 5 साल में कितनी बार उनका नाम लिया किसी ने, ये मृत्युंजय जी से बेहतर शायद ही कोई जानता हो जो खुद बिहार की राजनीति करते हैं। बोले तिवारी जी अपनी बात रख लीजिए, फिर रागनी आपके पास आ रहे हैं। बिल्कुल रोहित जी, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जी हो गया गौरव जी, पोस्टर में उनका चेहरा नहीं है, आप हमसे पूछो। गौरव जी हो गया तारीख तक चुनाव हो गया भैया, हो गया भैया। अच्छा, अब आप बोलिए, अब आपका भी भाषण खत्म हो गया। देखिए लालू गौरव जी, झारखंड में भी यही बात कह रही थी बीजेपी कि क्षेत्रीय पार्टियां ये वो। झारखंड में क्या हाल हुआ भाजपा का, दिल्ली में क्या हाल हुआ, और बिहार में एनडीए पूरी तरह से करारी हार एनडीए की होने वाली है। 10 नवंबर को विदाई है एनडीए की, नीतीश कुमार जी की सरकार की। बीजेपी 24 वर्षों से उधार के चेहरे पर बिहार में राजनीति चमका रही है और कह रही है आत्मनिर्भर बनाएंगे, जो खुद ही आत्मनिर्भर नहीं हो रोहित जी, वो दूसरे बिहार को क्या आत्मनिर्भर बनाए। निर्भरता तो आपकी भी थी ना मृत्युंजय तिवारी जी 2015 में, लेकिन अब हम आते हुए जरा, चूंकि अब मतदान की प्रक्रिया पूरी तरह से खत्म हो गई है, तो मुझे लगता है आंकड़े जल्दी जल्दी आप लोगों से ले लिए जाए। मृत्युंजय तिवारी जी बताइए, महागठबंधन को कितनी सीटें आ रही हैं? रागिनी फौरन मैं आपके पास आती हूँ। अजय आलोक जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, जेडीयू के नेता, बोलिए। महागठबंधन महाविजय कर रहा है और सुफड़ा साफ होगा, एनडीए का अता पता नहीं रहेगा 10 नवंबर के बाद। हमारी सरकार 200 से ज्यादा सीटों पर जीत होगी और तेजस्वी यादव जी की राज तिलक होगी 10 नवंबर को। पूरा भारत ये पूछना चाहता है। ठीक है अजय आलोक जी, वो तो 200 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं, आपका आंकलन, आपका आंकड़ा क्या कहता है एनडीए को लेकर? भाई वो लोग हीरो हैं, इतने बड़े हीरो हैं कि होटवार जेल में हैं। अब वो जो भी आंकड़ा दें उनके आंकड़ों को प्रणाम कीजिए। 10 तारीख को नतीजे आ ही जाएंगे। मैं तो ओपिनियन पोल वाले दिन भी अंजना जी के साथ था और उसने अंजना जी को यही मृत्युंजय तिवारी के साफ साफ उन्होंने कहा कि आप तो पहले ही से एजेंडा लेके आई हैं। ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, उनसे क्या मतलब है, नतीजा साफ है। ये तो भविष्यकर्ता भी थे ना, भविष्यवाणी कर रहे थे कि लालू की रिहाई होगी, नीतीश की विदाई होगी, 10 को सरकार बनेगी। न लालू की रिहाई हुई, न नीतीश की विदाई होगी। एक चीज है, महागठबंधन का सुपड़ा साफ होगा, इसमें कोई शक नहीं है। 10 तारीख को ये लोग मिलेंगे नहीं 2 बजे दिन के बाद से। रागिनी जी, और हम एनडीए 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। 2/3 बहुमत का दावा, उधर 200 सीटों का दावा। कांग्रेस लेकिन जानती है कि वो महागठबंधन में कहां है, और मुझे तो ये लगता है कि कांग्रेस अब उस स्थिति में अपने आप को मतलब कंफर्टेबल फील करती है। आप लोग हर जगह छोटी पार्टी, साथ में दोस्त हैं, अच्छा कर लेंगे, तेजस्वी के सहारे निकल लेंगे। अब आप लोग कंफर्टेबल हो गए उसी जोन में, ऐसा लगता है। अंजना जी, आपने बड़े कटु शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम की मेरे साथ शुरुआत की, पर मैं आपको पहले बधाई दे देती हूँ। बहुत ही जबरदस्त सेट है और जिस तरह से आज तक की ग्राफिक्स का इस्तेमाल करता है, बड़ा दिलचस्प बना देता है पूरी वार्ता को। अब मेरी बात सुनिए, आप कांग्रेस को लेकर 3 और 13 के आंकड़े में फंसी हुई थी चुनाव के पहले चरण से लेकर अंतिम चरण तक। अब वो भूल जाइए, एक और आंकड़ा याद करिए, 9, 2, 11, क्योंकि एनडीए का जो गठबंधन है या कहिए ठग बंधन है, वो 10 तारीख को बिहार की सत्ता से 9, 2, 11 होने वाला है। 2 दिन का इंतजार है, आप भी करिए, मैं भी करूंगी। अब महत्वपूर्ण बात क्या है, आप देखिए कि मतदान हो चुका है, हवा का रुख बदल चुका है और मान लीजिए कि तख्तोताज भी पलट चुका है। चाहे आप चुनाव में ऊर्जावान प्रचार की बात करें, चाहे आप जनता के मुद्दों में जनता के साथ जुड़ाव की बात करें, या आप गठबंधनों के बीच के घटक दलों के तालमेल की बात करें, एनडीए महागठबंधन के सामने तीनों चरणों में बहुत बोना नजर आया।
मोदी जी को अंततः कहना पड़ा कि 15 साल के विकास पर हमारा आकलन मत करिए, केवल 2-2.5 साल के पर करिए, क्योंकि जानते थे 15 साल के विकास पर वोट मांगेंगे तो उनको वोट नहीं मिलेगा, बदुआ मिलेगी। रागिनी जी, वहीं अंजना ने नीतीश कुमार आपसे जी ने क्या कांग्रेस कह पार्टी दिया? को लेकर हाथ सवाल जोड़कर पूछा था। विकास मैं पर जरा वोट नहीं मांगा। रागिनी जी ये बताइए, विकास पर वोट नहीं 1995 में मांगा। कांग्रेस की सुन सबसे लीजिए। ज्यादा 29 सीटें आई सुन तो थी। लीजिए। उसके बाद 2015 में आपकी 27 सीटें आई, जब आप महागठबंधन का, जिसमें नीतीश कुमार भी थे, उसका हिस्सा बने। अब आप जरा ये बताइए, 70 सीटों पर इस बार आप चुनावी मैदान में हैं, कितनी आ रही है कांग्रेस को? क्या 1995 से बेहतर प्रदर्शन इस बार करने वाली है कांग्रेस देखिए, बिहार में? 160 आप चित्रा जी सवाल ना जवाबों से लंबे नहीं होने चाहिए। मैं आपका सवाल समझ गई। भारतीय जनता पार्टी 160 सीटों पर 160 से ज्यादा सीटों पर लड़ी, 53 सीटों पर जीत कर आई थी। हम 41 सीटों पर लड़े, 27 सीटों पर जीत कर आए थे। इस बार 70 सीटों पर लड़ रहे हैं, 40 से ज्यादा सीटों पर जीत कर आएंगे। ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन वो कहीं ना कहीं निरर्थक भी हो जाता है जब तक नतीजे नहीं आते। आप आकलन कर रहे हैं तो छोटी सी समीक्षा 30 सेकंड की मुझे कर लेने दीजिए। मोदी जी ने कहा कि 15 साल पर आकलन मत करिए, ये सबसे बड़ा कन्फेशनल स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा केवल 2-2.5 साल के हिसाब का विकास हुआ है, आकलन कीजिए। नीतीश जी ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर विकास के नाम पर वोट नहीं मांगा, भावनात्मक रूप पर वोट मांगा कि भाई मेरा अंतिम चुनाव है। चिराग पासवान सीना चीरकर मोदी जी की तस्वीर दिखा रहे हैं, नीतीश बाबू को जेल भिजवा रहे हैं। संजय जायसवाल जो है वो गाली दे रहे हैं चिराग पासवान को। मोदी, ये नीतीश बाबू कह रहे हैं कि जो गिरिराज कहेंगे उनसे सुर और ताल में नहीं बिठाऊंगा। तो आप देखिए कि जो ठगबंधन के सुर नहीं मिले, दिल नहीं मिले, मुद्दे नहीं मिले, तो इन्हें वोट कहां से मिलेगा? विकास सबसे बड़ा मुद्दा इसलिए था, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा इसलिए था क्योंकि विकास और रोजगार बिहार के लोगों को मिला ही नहीं 15 साल में। और इसीलिए एक चीज बस, रागिनी जी, इतना लंबा चौड़ा आंसर आपने दे दिया। मैंने तो बस ये पूछ लिया था कि 1995 के बाद क्या इस बार सबसे बेहतर प्रदर्शन करेगी, तो आपने मेरे सवाल पे ही सवाल खड़े कर दिए। लेकिन फिलहाल अभी इसका आंसर रोहित उनकी ओर से नहीं दिया गया। गौरव जवाब दे रहे हैं उनकी बात का। गौरव जवाब दे दिया, 70 सीटों में 40 सीटें आएंगी, ये जवाब मैंने दे दिया आपको। ठीक है, आपने सुना नहीं क्योंकि आप एक ही तरह की बात सुनना चाहते हैं। ठीक, रागिनी जी, गौरव जवाब दे रहे हैं आपको। प्लीज गौरव बोलिए। देखिए, मैं वो जो पूछ रहा हूं जो पूरे भारत की जनता पूछ रही है, और कांग्रेस की प्रवक्ता और आरजेडी के प्रवक्ता उत्तर दे सकते हैं। इस बार ठीक है या ईवीएम खराब है, पहले से बता दीजिएगा। अरे गौरव जी, कहाँ फंस रहे हैं आप इन चीजों में? मध्य प्रदेश याद है आपको? बहुत दिनों तक लोगों ने आपका और मेरा पीछा किया था सर। आपने जो कह दिया था जीत हमारी हुई थी, वहाँ जीत हमारी हुई थी। पहला मुख्यमंत्री भाजपा अच्छा, का प्रभु जी भी यहाँ पर हैं और आशुतोष जी भी हैं। आप लोगों का कोई भी सवाल हो, कुछ पूछना हो तो जरूर बोलिएगा। गौरव जी फिर जीत के उतने ही आश्वस्त आप? बिल्कुल आश्वस्त है, और एक आकलन मैं भी कर दूं। 2 फुटिया कांग्रेस आरजेडी के 2 फुट के स्टूल पे खड़ी होके कहती है मैं 4 फुटिया बन गई हूं। अरे आपके अपने पैर तो है ही नहीं, हम 6 फीट के हैं, जनता हमारे साथ है। अपना कद बढ़ाइए, दूसरे के स्टूल पे। एक छोटा सा रिबटल मुझे भी तिवारी जी बीच में नहीं। आज पूरा देश सुन रहा है, क्या बोलेगा आपके बारे में? सोचिए थोड़ा। एक बात और कह दूं, देखिए तिवारी जी रोज गाना गाते रहते हैं, आप रुकिए सर प्लीज, एक एक करके, एक साथ में। तिवारी जी गाना गाते हैं क्या? आज ये तिवारी जी जबरदस्त गाना गाते हैं। एक इधर के मनोज तिवारी जी हैं और एक इधर के मृत्युंजय। नहीं, तो इनका गाना भी सुना जाएगा आज गाना आज ऑन डिमांड सुनेंगे तिवारी जी आपका गाना। हाँ, कर रहे हैं। ठीक है, गौरव जी बात पूरी कीजिए। गौरव जी पूरी कर ले अपनी बात, फिर रागिनी बोलिएगा। गौरव जी पूरी कर ले जल्दी से। गौरव जी, बिहार की जनता कह रही है आकलन करने का हक उसको होता है जिस पार्टी की अध्यक्ष जनता से रूबरू होती हैं। सोनिया गांधी वहां गई नहीं, आरजेडी पोस्टर से गायब, लालू प्रसाद यादव। ये लोग चुनाव और विश्वास जीतेंगे जनता का? कभी नहीं अंजना जी। और हम लोग कहते हैं हम लोग जनता के बीच में थे, चाहे हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे बिहार के सर्वोच्च नेता हो, और चाहे वो राजनाथ सिंह जी हो, और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी वहां गए। तो ये दिखाता है कैसे हम लोग जनता से जुड़े। ओके, रागिनी जवाब दे रहे, फिर प्रभु जी के पास आ रहे हैं। 30 सेकंड दे दीजिए। हाँ, 30 सेकंड दे दीजिए। देखिए रोहित जी, अंजना जी बिहार में बड़े लंबे समय तक रही, हफ्ता 10 दिन मैंने भी प्रचार किया। गौरव भाटिया जी बिहार नहीं गए प्रचार करने के लिए, और यहाँ पर बैठकर इल्जाम लगा रहे हैं कि कौन जमीन पर उतरा कौन नहीं। बहरहाल मोदी जी के बारे में एक बात जरूर कहना चाहती हूँ। देखिए गौरव जी प्लीज मुझे पूरा बोलने दीजिए, एक गाना मैं भी सुनाना चाहती हूँ। गौरव जी सुन के गाना तो सुनाने दीजिए, अब तो मतदान हो गया है, मत करिए ना।
आज देखिए आज तक वोटिंग खत्म हो गई, अब बेकार के भाषण से कोई फायदा है नहीं। गाना सुनाती हूँ। ठीक है, संगीत का सुनाइए सुनाइए गाना। ऐसा 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 कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं, ऐसी मारी टंगड़ी के सोया जगा नहीं। अपने घटक दलों के साथ जो ऐसा करते हैं, देखिए शिवसेना चली गई, अकाली दल चला गया, चिराग पासवान का पता नहीं किसके साथ है किसके साथ नहीं। ये 2 फुट 4 फुट की बात कर रहे थे। मोदी जी की शैली है कि ये अपने कद बड़ा करने के लिए दूसरे के पैर काटते हैं, अपनी लकीर लंबी करने के लिए नीचे से मिटा देते हैं। आलोक जी जवाब देंगे। नहीं, मृत्युंजय तिवारी से आज आपने शो लूट लिया, ये गलत बात है रागिनी, ये गलत बात है। मृत्युंजय जी का जो नेचुरल जो उनका टैलेंट है, गाना था मृत्युंजय जी का, आपने पहले ही सुना दिया। आज कमेंट करिए, ब्रेक पर जाएंगे उसके बाद। मैं बस ये कह रहा हूँ कि बिहार में एक कहावत है, मूस मुठई है लोढ़ा हुई है, चूहा कितना भी फूल जाए लोढ़ी से बड़ा नहीं होता है। तो कांग्रेस की वही हालत है। 2010 में तो लड़े थे ना 243 पे, 4 मिले थे सिर्फ अर्थी उठाने के लिए। इस बार उतने भी मिल जाए तो बहुत है, इसीलिए हमें कोई गुस्सा नहीं चढ़ता है। और सही बात है, लूट तो मची हुई है। अजय आलोक जी, कांग्रेस राजद का लूट रही है, राजद कांग्रेस का लूट रही है, क्योंकि दोनों लुटेरे हैं। अजय आलोक जी, मजे की बात यह है कि जब आप कह रहे हैं इनको 4 ही मिले थे केवल अर्थी उठाने के लिए, उसके बाद आप ही चले गए थे इनके साथ कि चलिए और कोई नहीं तो हम आ जाते हैं साथ में। एक ब्रेक ले रहे हैं अब केवल 10 मिनट। सबसे दिलचस्प ये है रोहित कि उधर से गाना आ रहा है और इधर से मुहावरा आ रहा है, तो अब जनता को समझना है कि कौन खुश है और कौन जरा स्ट्रेस में है। अभी पता लग जाएगा थोड़ी देर में, जैसे आंकड़े आने शुरू होंगे वो चेहरे अपने आप बता देंगे फिर कि कौन स्ट्रेस में आ रहा है और कौन खुश हो रहा है। निर्णायक दिन ये बिहार के लिए, और एग्जिट पोल के नजरिए से सबसे सटीक अनुमान हम आपको कुछ ही देर में बताएंगे। लेकिन उससे पहले बात उन 3 राज्यों की, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात, जहां पर उपचुनाव हुए थे और वहां पर भी कांटे की टक्कर, और बहुत महत्वपूर्ण खास तौर पर मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार के नजरिए से देखें तो इन उपचुनावों में अच्छा करना उनके लिए सत्ता में बने रहने या फिर बाहर होने का सवाल बन जाता है। ये शुरुआत करते हैं, वोट परसेंटेज क्या कह रहा है हमारे एग्जिट पोल का अनुमान। इंडिया टुडे एक्सिस माय इंडिया का ये एग्जिट पोल हम शुरू कर रहे हैं मध्य प्रदेश से। 46% वोट शेयर शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के लिए, और बहुत करीब 3% वोट ही पीछे है कमलनाथ कांग्रेस पार्टी के। यानी एक बार फिर से यहां कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, जो कि चुनावों के वक्त देखा गया था रोहित। लेकिन क्या ये 3% जैसा वोट शेयर में दिख रहा है वैसा सीटों में भी दिखाई देगा? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि 1-1%, 2-2% पर सीटों में बड़ी तब्दीलियां देखी गई हैं। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, जिसके पहले कहा यह जा रहा कि कांग्रेस ने एक बार फिर अपने घोड़ों को बांधना शुरू कर दिया था कि कहीं खरीद फरोख्त की स्थिति ना आ जाए। और दूसरी तरफ बीजेपी, जिसको 9 सीटों की दरकार है कि 9 सीट आ जाए, तो सीटें 16 से 18 आ सकती हैं बीजेपी के खाते में, और 10 से 12 सीटें आ सकती हैं कांग्रेस के खाते में। इंडिया टुडे एक्सिस माय इंडिया एग्जिट पोल का ये अनुमान मध्य प्रदेश की 28 सीटों के उपचुनाव के लिए, बीजेपी को 16 से 18 सीटें, कांग्रेस को 10 से 12 सीटें और 1 सीट बीएसपी के खाते में भी जा सकती है, ऐसा अनुमान ये एक्सिस माय इंडिया टुडे का एग्जिट पोल इस समय दे रहा। चित्रा कुछ और ये महत्वपूर्ण ये है, 2018 में इन 28 में से 27 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास थी, लेकिन अब आराम से शिवराज सिंह चौहान कम से कम हमारा ये जो एग्जिट पोल है उसमें अपनी सरकार को बचाते हुए, क्योंकि 107 सीटें यहाँ पर बीजेपी के पास है, 7 का समर्थन उसे हासिल है, और यहाँ पर 28 में से अगर बीजेपी आधी सीटें बाजी में। एमपी उपचुनाव के एग्जिट पोल में देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले होती हुई दिखाई दे रही है। 16 से 18 सीट उसके खाते में जाती हुई नजर आ रही है, यानी कि 9 सीटें जो उसको चाहिए थी अपनी सरकार को बचाने के लिए, वो बिल्कुल आराम से भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई, और इस तरह से शिवराज सिंह चौहान की सरकार सेफ होती हुई हमारे इस एग्जिट पोल में। और यकीनन प्रभु चावड़ा जी, अब मैं आपसे शुरुआत करते हुए उसके बाद आशुतोष जी आपके पास आऊंगी। शिवराज सिंह चौहान के लिए ये आंकड़े बहुत बड़ी राहत देने वाले हैं, क्योंकि 46,000 वोट ज्यादा पाने के बावजूद 2018 में उनको हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने कहा था टाइगर जिंदा है। और अब कम से कम ये जो आंकड़े हैं
वो उनकी सेफ सरकार की ओर साफ साफ इशारा कर रहे हैं। इसमें कोई सच्ची नहीं है, एग्जिट पोल कह रहा है उस हिसाब से उनकी स्टेबल सरकार बन जाएगी। कांग्रेस ने अपनी सीटें बचाने में सफल रहे थोड़ी बहुत, कि 28 के 28 जो इस्तीफा देकर गए थे उनमें से कुछ लोग हार रहे हैं। ये भी एक उनके लिए, कांग्रेस के लिए हो सकता है कि कंसोलेशन वोट मिल गया उनको। मतलब शिवराज चौहान जी की इमेज अपनी पर्सनल भी अच्छी है, पहले हार गए थे, परंतु जो आपने परसेंटेज की डिफरेंस बताया 46% और 43%, कई बार पिछली बार मध्य प्रदेश में कई बार हुआ है जो रूलिंग पार्टी है उसको परसेंटेज वोट्स कम मिले हैं और जितने हारने वाली पार्टी को ज्यादा मिले हैं। तो इस बार भी ऐसा होता है, पर जब आपने जो बताया है शिवराज चौहान स्टेबिलिटी अपनी बना लेंगे वहां पर, और कमलनाथ जी इस एग्जिट के बढ़ने से लगता है कि वहां ग्वालियर रीजन के अंदर कुछ ना कुछ करने में सफल रहे हैं। लेकिन कमलनाथ उसमें शिवराज ये देखना ये है कि जो 16 या 18 सीटें आती हैं ये कौन से रीजन में से आती हैं। जो उनके माधवराव सिंधिया जी के बेटे जो हैं उनके जो हारे थे लोग या जीते थे जो वहां पर, उनके लोग जीत करके आ रहे हैं या दूसरे वाले जीत करके आ रहे हैं, उसको तो रिजल्ट आने के बाद पता लगेगा। कमलनाथ के लिए कोई सहानुभूति भी नहीं है, आपको लगता है कि भाई कमलनाथ के लिए कोई सहानुभूति भी नहीं है? सहानुभूति तो मैं नहीं कह सकता इस बात को, पर 16 फिर भी 12 सीटें वापस लेकर के आए हैं 28 में से। इसका मतलब जो कांग्रेस के लोग छोड़ के गए थे उनके प्रति अविश्वास का प्रस्ताव तो लोगों ने पास कर दिया। ठीक है, अभी ये अनुमान ही है, 50-50 है, इसलिए ये मार्जिन छोड़ते हुए कि ये वो अनुमान है जो हम बता रहे हैं। लेकिन हाँ, ये इतिहास रहा है कि एक्सिस, माई इंडिया और इंडिया टुडे का ये एग्जिट पोल बहुत सटीक साबित हुआ है। आशुतोष जी, सरकार सुरक्षित, शिवराज सिंह चौहान के लिए कम से कम वापस जिस भी तौर तरीके से बने, जो कुछ हुआ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सब कुछ अपनी जगह पर है, लेकिन एक बार वो मुख्यमंत्री बने उसके बाद इन सीटों पर उपचुनाव और इसमें मुहर लग जाना, कम से कम जो कुछ हुआ उस पर एक तरह से मुहर लग तो जरूर लग जाएगी इसके जरिए, अगर ये नतीजे होते हैं। देखिए, अगर 87 सीटें इस वक्त कांग्रेस पार्टी के पास हैं, अगर वो सारी की सारी सीटें जीतते तब जाके शिवराज सिंह चौहान की सरकार को खतरा पैदा होता। मेरा अपना मानना है कि ये जो चुनाव है दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर चुनाव है। अगर आप जिन लोगों को लेकर आए हैं अगर सबके सबको जिता देते तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की बल्ले बल्ले होती। आज की तारीख में ज्योतिरादित्य सिंधिया शायद 21 लोग थे, शायद उसमें से 22 लोग थे। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए आने वाले समय में अगर वो 20 की सीटें जीत जाते हैं तब तो ये माना जाएगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इंडिपेंडेंटली बीजेपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर उनकी एक पकड़ है और वो आने वाले समय में महत्वपूर्ण प्लेयर हो सकते हैं। लेकिन अगर ये आंकड़ा 15 के नीचे जाता है, जैसा कि आपका बता रहा 14 से 18 जी 16 से 18 जाता है, तो 100 वाली स्थिति, इसमें शिवराज सिंह की क्रेडिबिलिटी। आशुतोष जी, आपको बीच में रोकते हुए, चूंकि श्वेता बहुत देर से पटना में हमारा इंतजार कर रही है और बस कुछ ही सेकंड में श्वेता मैं अब आपको हॉट एयर बलून के जरिए बुलाना चाहूंगी, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल होने के बाद जब मध्य प्रदेश पहुंचे थे तो आप वहां पर मौजूद थे, आपने पूरी कवरेज की थी। अब चूंकि हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की सरकार, कम से कम हमारा जो एग्जिट पोल है वो उनको पूरी तरह से सेफ दिखा रहा है और अपनी सरकार को मध्य प्रदेश में बचाते हुए। देखिए ना, सबसे ज्यादा गुस्से का सामना तो जिस इलाके में करना पड़ा था, वो जो सवर्ण वाला पूरा मामला हुआ था और उसमें माई का लाल को लेकर एक बात कह दी थी शिवराज सिंह चौहान ने अपने भाषण में, और उस पूरे क्षेत्र के लोगों ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान को तो हम इसके लिए माफ नहीं कर सकते हैं। जब नतीजे आए तो उसमें ये चीजें नजर आई थी। हालांकि समूचे वोटिंग में चित्रा देखा भी था हमने कि वोट ज्यादा शिवराज सिंह चौहान को मिले थे, लेकिन जो सीट ज्यादा थी वो कांग्रेस को मिल गई थी वहां पर। लेकिन चूंकि बिहार में ही हूं मैं और इस हॉट एयर बलून के जरिए जो जमीन के जो हालात हैं वो नजर आते हैं अच्छे अच्छे। श्वेता, तो आप ये नहीं कह सकते आप बिहार में हैं, आप हमारे सामने नोएडा स्टूडियो में हैं, हॉट एयर बलून यहाँ पर पहुंच चुका है आपका। वहां से उड़ते उड़ते ही आई हूं ना चित्रा, और बार बार मैं कहूं कि मंडरा रही हूं उन आसमानों में, और आखिर में जो कोई बोलता है तो वैताल की तरह मुझे तू बोला और मैं चला होना पड़ता है यहां से। लेकिन मैं एक सवाल के बाद ही यहां से चलूंगी, क्योंकि रागिनी नायक भी और गौरव भाटिया भी साथ में जुड़े हुए हैं। क्या गौरव भाटिया जी, ये एहसास आपको होता है कि जमीन पर लोग इस चीज को लेकर कहते हैं कि नीतीश कुमार ने विकास किया? देखिए, इस पर कोई संशय नहीं रहता है, लेकिन कहते हैं बिजली सड़क पानी से कब तक पेट भरेंगे। क्या आपको लग रहा है कि इस बार आप लोग विश्वास दिला पाए होंगे कि हाँ 19 लाख रोजगार का सृजन हम कर सकते हैं? देखिए, पहली बार मैं कहूंगा जब से नीतीश जी आए उसके बाद बिहार में चुनाव विकास के मुद्दे पे होने लगे। और जब मैं आज तक का डिस्कशन देख रहा था तो श्वेता जी यहां भी यही चर्चा थी कि जात से धर्म से ऊपर उठ के माई फैक्टर पे जो चुनाव होते थे वो खत्म हुआ और विकास की बात होने लगी। हमने एक संकल्प पत्र रखा है और पिछले 15 साल का एक रिपोर्ट कार्ड भी जनता के पास रखा है।
हमें पूर्ण यकीन है जनता हमारे साथ खड़ी होगी, और उसकी वजह यह है कि हमारे पास जमीनी नेता है जो जनता का सुख दुख समझते हैं, जो उनके साथ खड़े रहते हैं और विकास की बात करते हैं। और कोई जंगल राज भूला नहीं है जो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बीच में जो उनका कार्यकाल था उसमें था। ठीक है, लेकिन इसमें रोहित मुझे लग जाता है कि जो 18 साल से लेके 28 साल लगभग लगा लीजिए जिसने नहीं देखा है, सिर्फ सुनी है वो बातें, मुझे नहीं पता कि कितने उनमें से लोग प्रभावित हुए हैं। अंजना, चित्रा, आप सब ग्राउंड पे लोगों से बातचीत करते हुए ये चीजें तो सामने आती ही रही थी। बिल्कुल, रागिनी आपकी बात का जवाब देना चाह रही हैं, जो सवाल पूछा है। रागिनी जी बोलिए। उसके बाद जरा सा मध्य प्रदेश में हम लोग डिस्कस कर लेंगे आप दोनों से जल्दी से। विकास, हाँ देखिए, विकास तो गोपालगंज के पुल के साथ बह गया, जिसे 8 साल में बनाया गया 270 करोड़ रुपए लगा के, और उद्घाटन के 1 महीने के भीतर ही 9 जगह से ढह गया था। वैसे ही विकास भी ढह चुका है बिहार में, ये सब लोगों को बात पता है। नीति आयोग तो गौरव भाटिया जी उससे अवगत होंगे ही, वो तो खुद ही कह चुका है कि विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में बिहार सबसे फिसड्डी है। आप जंगल राज की बात करते हैं, मुंगेर की उस माँ से पूछिए ना जिसके बेटे को सिर्फ इस वजह से कि वो दुर्गा माँ का भक्त था और विसर्जन की यात्रा में जा रहा था, गोली मारकर भेजा खोल दिया। वो बताएंगी आपको कि जंगल राज किस वक्त था या आज जंगल राज है। महिलाओं के प्रति एनसीआरबी के आंकड़े जो कहते हैं 26% 3 साल में वृद्धि हो गई अपराधों की, वो बताएगा कि जंगल राज है कि नहीं। देखिए, विकास रोजगार मुद्दा क्यों बना हुआ है? 10 लाख रोजगार हम देंगे ये कहा महागठबंधन ने, तो वो क्लिक क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि लोगों के पास रोजगार नहीं है। हर दूसरा व्यक्ति बिहार में बेरोजगार है। जो किसान, जो मक्का किसान जो हैं, उनके पास जो 2500 रुपए प्रति क्विंटल मिलता था दाम, उन्हें आज 800 रुपया नहीं मिल रहा है। कि 50,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती बकाया है, 5 लाख सरकारी नौकरियों के पद रिक्त हैं, 60% डॉक्टर नहीं है। WHO कहता है कि 1,000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए, बिहार में 44,000 लोगों पर एक डॉक्टर है। अगर आप इसे विकास मानते हैं तो मुझे लगता है कि आप शुतुरमुर्ग हैं। आपने यूपी गुजरात मिट्टी के नीचे दबा ली है। यूपी गुजरात देखेंगे कि नहीं? यूपी गुजरात के भी तो आंकड़े दिखाएं, जरा उसकी तस्वीर देखें। उसके पहले श्वेता जी, आपने कहा था तुम बोले और मैं चला, तो ठीक है, फिर वापस बुलाएंगे आपको दोबारा पटना से। फिलहाल के लिए धन्यवाद है आपका। श्वेता आई मध्य प्रदेश के आंकड़े पर बात करने, जहां बीजेपी की सरकार, ऐसा लगता है इस एग्जिट पोल के मुताबिक वो पूरी तरह से बच जाएगी। और उत्तर प्रदेश का जो एग्जिट पोल है वो इस बात की तरफ इशारा करेगा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार के कामकाज को लेकर लोगों की राय बदली है या वैसी ही है जैसी 2017 में उनकी सरकार जीतकर जिस ताकत के साथ, जिस ठसक के साथ आई थी सत्ता में। तो वोट शेयर क्या है? उत्तर प्रदेश का एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 37% बीजेपी और 27% समाजवादी पार्टी का वोट शेयर होने का अनुमान हम आपको दे रहे हैं इस वक्त। और कुल मिलाकर जो गणित बैठ रहा है वो ये कि बीएसपी को 20%, कांग्रेस को 8% और अन्यों को भी 8% वोट मिल सकते हैं। जो वोटिंग उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में 7 सीटों पर जो वोट डाले गए थे उसके लिए हुई है। तो 10% वोट शेयर का फासला है ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में, और फिर 7% का फासला बीएसपी से। लेकिन सीट में जब ये तब्दील होता है तो 5 से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, समाजवादी पार्टी देखिए सिर्फ 1 से 2 सीटों में सिमट जाती है, और बीएसपी 0 से 1 सीटें। ये है फिलहाल उत्तर प्रदेश का। इससे जल्दी इस पर एक रिएक्शन ले ले। प्रभु जी, आपके साथ शुरू हुए थे, ये योगी आदित्यनाथ को टिक मार्क है? स्टेटस को है, उनकी 6 सीटें हैं, 6 सीटें जीत रहे हैं। उनकी 1 सीट है, वो 1 सीट जीत रहे हैं। इसमें कोई परिवर्तन कुछ हुआ नहीं है। कोई योगी जी को दोबारा से मैंडेट दिया उन्होंने। लेकिन 2022 में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, उसके पहले माना जा रहा था कि चूंकि मोदी चेहरा नहीं है, योगी है, तो योगी के चेहरे के हिसाब से इस चुनाव में जा रही है बीजेपी। देखिए, अगर आप देखिए तब जब पार्लियामेंट चुनाव के पहले कुछ उपचुनाव हुए थे जिसमें लगा था कि अरे बीजेपी की हालत बहुत खराब है, और अचानक बीजेपी और बीएसपी और समाजवादी पार्टी के लोग जीतने लगे थे, तो लोगों ने बहुत सारे आंकड़े लगा लिए थे। उसके आधार पर कहा था कि 2019 में यूपी में बीजेपी की हालत खराब हो जाएगी। तो उपचुनाव के नतीजे और जो अलग चुनाव होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग चीजों पर लड़े जाते हैं। बार बार आशुतोष जी कहते हैं कि लोगों ने कहा था,
वो लोग कौन थे? वो आप ही लोग थे ना सर। आप ही तो कहते थे कि भाई ये देखो ये साथ में आ गई समाजवादी पार्टी और बीएसपी, अब तो मतलब पता नहीं क्या कयामत आ जाएगी उत्तर प्रदेश की राजनीति। ये तो मतलब ऐतिहासिक ऐसा गठजोड़ जो मोदी को सबके रथ को रोक देगा। एक बात है रोहित, मैं जो कहना चाहूंगा कि बिहार ने हौसला बढ़ाया था। इस चुनाव के अंदर ऐसा लगता है जिस तरह की वहां पर खबरें छप रही हैं कि योगी जी राज्य में ये हो रहा है, ये हो रहा है, इतने लोग मारे जाए, महिलाओं के साथ ये हो रहा है, उसके बावजूद 6 की 6 सीटें वापस लेके आना, ये बहुत क्रूशियल बात आप कह रहे हैं। हाथरस हो कई ऐसे इंसिडेंट्स हो, एक के बाद एक कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे थे और इसीलिए अखबारों में छपा या कहीं टेलीविजन, उसका असर जनता पर उसके बावजूद इस तरह की परफॉर्मेंस एक संकेत के तौर पर जरूर देखा जाएगा। गौरव भाटिया जी, खुश तो बहुत होंगे आप, एमपी यूपी दोनों ही जगह टिकमार्क एक तरह से मौजूदा सरकारों को लगता हुआ इन उपचुनावों में। हालांकि अभी गुजरात की बारी बाकी है, गुजरात पर होगी बात जल्दी से। गौरव जी, अब देखिए कैसे चेहरे बदल गए हैं, बाकी सब मायूस लग रहे हैं और गौरव जी खिलखिला रहे हैं। नहीं अंजना जी, एक गाना सुनाया था तो एक गाना मैं भी सुना दूं। ये महागठबंधन, स्वागत है, सुनाइए। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, और 9-2 हम नहीं होंगे। जनता ठगबंधन के लिए क्या कह रही है, ना 9 मन तेज होगा ना राधा नाचेगी, वो इनकी हालत है। और आपके सारे जितने भी एग्जिट पोल हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो और इवन बिहार में, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी और बिहार आया नहीं है सर, बताया नहीं हमने बिहार अभी। लेकिन उससे पहले एक बार गुजरात हम दिखाने वाले हैं जल्दी से। मृत्युंजय जी, मुझे लगता है आपका 7 बजे तक टाइम होगा, फिर गाने वाली बारी आपकी चली जाएगी। गाना प्लस मुआवजा का एक ऑफर तो गौरव भाटिया जी ने दे दिया है, जल्दी से सुना दीजिए आपका गाना, मन ही में ना रह जाए। देखिए अंजना जी, पूरी आज तक की टीम आपकी आई हुई थी, आप लोग आए थे। बिहार की जनता का आपने देखा मूड और मिजाज। अब ये गाना तो जनता गा रही थी ना, आप लोग भी देख रहे थे। देखा है पहली बार जनता की आंखों में प्यार, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार, अब बिहार में बनेगी तेजस्वी सरकार। अच्छा हो गया, सारे गाने को टैलेंट देख लिया आपका टैलेंट देख लिया। जल्दी से गुजरात की बारी, जल्दी से दिखाते हैं आपको गुजरात में क्या होने वाला है। जल्दी से गुजरात में हमारे एग्जिट पोल का अनुमान क्या कह रहा है आपको बता दें। वोट शेयर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं गुजरात में विजय रूपाणी 49% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी यहां पर हासिल करती हुई 40% के साथ यहां पर कांग्रेस पार्टी ये वोट शेयर आपको दिखा रहे हैं और अन्य के खाते में 11% वोट शेयर जाता हुआ, यानी कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर भारी पड़ती हुई कांग्रेस पर। और आपको सीटों के हिसाब से 8 सीटें हैं गुजरात में, जिनमें से बीजेपी 6 से 7 सीटें हासिल करती हुई, जबकि कांग्रेस पार्टी को 0 से 1 सीटें, यानी कि यहां पर विजय रूपाणी का जादू चलता हुआ गुजरात में नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के जो उपचुनाव हुए हैं तीनों स्टेट, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर बात करें गुजरात की, यहां पर बीजेपी के लिए अच्छी खबर। लेकिन क्या यही अच्छी खबर बिहार से भी सामने आएगी? बस कुछ ही पलों में एग्जिट पोल का पहला आंकड़ा बिहार का आपके सामने हम रखने वाले हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं। सबसे बड़ी कवरेज आज तक पर लगातार जारी है। किसका होगा राज तिलक, देखते रहिए आज तक।